नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अगला लेक्चर ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि क्या क्या पॉइंट्स थे कि ओरिजिन क्वांटम मैकेनिक्स नाम की एक नई ब्रांच को खड़ा करने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर जो सबसे हम कहें कि वी नो दैट क्वांटम मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल बिट्स ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट बिट्स ऑफ पार्टिकल्स। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नेम उभरता है इलेक्ट्रॉन का। तो हमने वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिशन की डिस्कशन की, क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है और किस किस तरीके से वो बिहेव करेगा, उसी को हमें स्टडी करना है, उसी को हमें आधार बनाना है क्वांटम मैकेनिक्स का। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना था विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी। उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म लेना ही पड़ना था। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अंदर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें रही जिनको क्लासिकल ने तो डिस्कस कर दिया लेकिन क्वांटम ने जिनको पता नहीं मुझे क्या हो रहा है कि मैं उल्टी चीज़ें बोल रही हूँ, जिनको क्लासिकल ने डिस्कस नहीं किया लेकिन क्वांटम जिनको डिस्कस कर पाई और इनको एक्सप्लेन कर पाई, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो प्लस इलेक्ट्रिक। फोटो जो वर्ड है, फोटो plus electric. Photo word is related to photon, light, electric word electricity. तो light induced electricity basically is termed as photoelectric effect. और the phenomena in which certain substances like metals on which if we fall certain radiation on them and electrons are emerged out, or I may say it is the phenomena of ejection of electrons from a metal surface if light of suitable frequency or you may say suitable wavelength is made to fall on its surface. कि अगर आपके पास कोई एक मेटल है, उस मेटल के ऊपर आपने रेडिएशन फॉल करवाई, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रेडिएशन फॉल करवाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स दौड़ के भागे आएंगे, हाँ जी हमें बाहर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ देनी पड़ेगी, जिसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जैसे मेटल्स हैं जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, दीज मेटल्स शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ विजिबल लाइट। एंड जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये ऐसे मेटल्स हैं विच रिक्वायर यूवी लाइट टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब यूवी लाइट के पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। इसका मतलब कि मैग्नीशियम, कैडमियम और जिंक ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी थोड़ी हमें देनी पड़ती है ताकि उनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएं। और सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, ये बेचारे शरीफ से मेटल्स हैं, बड़े आराम से अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कि ले जाओ भैया, जहाँ यूज़ करना है कर लो। तो ये शो कर देते हैं हमें विजिबल लाइट के साथ। अब बात आती है कि ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो 1887 के अंदर हेनरिच हर्ट्ज नेम के साइंटिस्ट थे, हेनरिच हर्ट्ज, जिन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी जो है, द डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गोज टू हेनरिच हर्ट्ज। ही वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स विद द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स A and B connected to a very high potential difference, and when UV light was made to fall, the spark jumped over large distances. तो उनको लगा कि ये स्पार्क ज़्यादा डिस्टेंसेस तक क्यों गया। इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी दैट वाज गिवन बाय हाल्वच ने ये कहा कि जो यूवी लाइट है दैट कॉजेज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से वो जो स्पार्क था वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल किया। और दिस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस वाज टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए उनको क्या नेम दिया गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। अब देखिए जो हर्ट्ज थे, हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो ही वॉज डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या था कि लाइक इनके पास जैसे ये मैं कहूँ कि एक इंडक्टर था, यहाँ पे इंडक्टर के साथ उन्होंने एक अरेंजमेंट की कैपेसिटिव प्लेट्स की, यहाँ से उन्होंने ज्वाइन करवाई ऐसे बड़ी बड़ी मेटल की प्लेट्स। यहाँ पर मेटल की प्लेट्स थी, ये दोनों प्लेट्स जो हैं दीज वर एक्टिंग एज इस तरीके से दो प्लेट्स थी ज्वाइंट, नीचे से ऊपर से ये दोनों प्लेट्स जो थी दोज वर एक्टिंग एज कैपेसिटर। जैसे मैं इसको कहूँ प्लेट P1 और इसको मैं कहूँ प्लेट P2, ये दोनों प्लेट्स कैपेसिटर का काम कर रही थी। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट थी, इंडक्शन कॉयल।
और इंडक्टर प्रेजेंट था। हमें पता है कि LC ऑसिलेटर हमें चाहिए, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर हमें चाहिए, वी वांट टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ से दो छोटे छोटे स्फीयर्स S1 और S2 मान लीजिए थे, और यहाँ से जो भी स्पार्क्स जनरेट हो रहे थे विच वर डेमॉन्स्ट्रेटिंग द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर एक डिटेक्टर था कुछ इस टाइप से, S1 डैश S2 डैश, यहाँ पे भी छोटे छोटे स्फीयर्स थे, सॉलिड स्फीयर्स, आप बड़े छोटे छोटे टाइनी से छोटी छोटी बॉल्स कह सकते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर जो इंडक्टर है इसके पास मैग्नेटिक एनर्जी है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर सर्किट के अंदर कहीं पर एनर्जी है तो उसको ये होता है कि भैया मुझे दे दो, बस मुझे दे दो। इतना ज़्यादा भूखे किस्म का ये हम कहें कि इंसान नहीं है, ये एक सर्किट एलिमेंट है, तो ये फटाफट उस एनर्जी को लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कैपेसिटर की चार्जिंग होनी शुरू हो जाती है, और जब ये फुली चार्ज होता है ये इंडक्टर के थ्रू फिर से डिस्चार्ज होता है। थोड़ा आइडियल सा बिहेवियर हमें पता है कैपेसिटर का होता है कि अगर इसके पास चार्ज है तो ये कहता है कि भैया ले लो ले लो, ये इससे बड़ा दानी कोई नहीं है, और अगर इसके पास नहीं है तो ये कहता है मुझे दे दो, इससे बड़ा भूखा कोई नहीं है। तो ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग एनर्जी जो है वो ऑसिलेशंस उनकी चलती रहती है बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती रहती हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज महाशय कर रहे थे तो ही वॉज ऑब्जर्विंग स्पार्क बिटवीन दीज टू स्फीयर्स। यहाँ पर S1 और S2 के बीच उनको स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि स्पार्क जो है वो फील हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो दो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स के पास चार्ज है, जो बहुत ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पर आपने थोड़े थोड़े लीकेज के रास्ते उस चार्ज को दे दिए। अब वो चार्ज ट्रांसफर होकर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर जो एयर है वो एयर आयनाइज हो जाएगी, और थ्रू दैट एयर चार्ज S1 से S2 जाने की कोशिश करेगा, और उस एयर की आयनाइजेशन की वजह से, उस मूवमेंट की वजह से हमें स्पार्क्स फील होते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा कि ये अब क्योंकि एयर आयनाइज्ड है, फटाफट कोरोना डिस्चार्ज की वजह से यहाँ पर भी ये रिसीव हो जाते हैं, तो वो स्पार्क जो है यहाँ से यहाँ जब ट्रेवल करते हैं हमें पता लग जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव बीन जनरेटेड। तो ऐसा काम वो कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने यूवी लाइट को फॉल करवाया इन एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, जैसे ही यूवी लाइट फॉल हुई, अल्ट्रावायलेट लाइट के फॉल होते ही ये स्पार्क्स जो थे, यहाँ से सारी सर्किटरी सब कुछ सेम था, एनर्जी लेवल, बैटरी लेवल सब कुछ सेम था, लेकिन स्पार्क जंप द हायर डिस्टेंस, स्पार्क ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके चला गया। इसको मैं सबसे ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में सिंपल लाइंस के साथ अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो बहुत छोटी सी सर्किटरी है कि यहाँ पर सिंपली आप मानिए कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, छोटे छोटे, वही जो मैंने कहा कि कोरोना डिस्चार्ज सॉर्ट ऑफ, इनको हमने कनेक्ट करवाया हुआ है कहीं पर सपोज किसी भी बैटरी के टर्मिनल से। तो देखिए कुछ इस तरीके से बड़ी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दी है उसी एक्सपेरिमेंट की ही। इस साइड है हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, सो सम सोर्स ऑफ वोल्टेज इज एक्टिंग देयर। यहाँ पर क्या है, एक वोल्टेज का सोर्स जो है वो काम कर रहा है। अब जैसे ही एंड जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है उस टर्मिनल को जो नामकरण दिया जाता है उसका नामकरण किया जाता है कैथोड, और जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है उसका नामकरण किया जाता है एनोड। अब जो कैथोड है इसके ऊपर जब यूवी रेज, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर जाना है, जब यूवी रेज फॉल करवाई गई तो ये स्पार्क ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, एकदम से अब्रप्ट जो स्पार्क है वो जनरेट हो गया। इसका मतलब इस लाइट ने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो यहाँ पर की है, और वो गड़बड़ क्या थी, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी दैट वाज गिवन बाय हालवाश एंड लेनार्ड। हालवाश एंड लेनार्ड इन लोगों ने क्या कहा, इसको एक्सप्लेन किया कि क्यों हुआ ये, व्हाट हैज़ हैपेंड व्हेन यूवी लाइट वाज मेड टू फॉल ऑन दिस कैथोड। विलियम हालवाश इन 1888 उन्होंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन यूवी लाइट इज मेड टू फॉल ऑन ए नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट कनेक्टेड टू गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इट डिक्रीजेज द डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीव्स। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है, चार्जेस को पता करना कि चार्जेस हैं नहीं हैं, घट गया बढ़ गया, क्या हुआ है उनके साथ, उसको मेजरमेंट करने के लिए वो डिवाइस होता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक नेगेटिवली जिंक प्लेट को जब कनेक्ट करवाया गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ तो जो वो डाइवर्जेंस थी, जो प्लेट्स को दूर दूर एक दूसरे से जाना था वो डाइवर्जेंस डिक्रीज हो गई। सो दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट डिक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज ऑन जिंक प्लेट, यानी कि जिंक प्लेट के ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज था वो रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस कैसे होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि उस नेगेटिवली चार्ज जिंक में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए जब उसके ऊपर यूवी लाइट फॉल की गई। तो on the basis of that, Halwach concluded that negatively charged zinc plate when exposed to UV light emits negative particles. धीरे धीरे बातें होनी शुरू हुई कि वो नेगेटिव पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिलिप लेनार्ड यूज द एक्चुअल अपरेटस यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम आज की डेट में यूज करते हैं। जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ, एंड दैट अरेंजमेंट
was actually given to us by Philip Lenard. उन्होंने क्या कहा कि he actually performed experiments intentionally and concluded when you will fall a light on a metal and electrons will be ejected. तो जो उन्होंने हमें अरेंजमेंट दी वो अरेंजमेंट देखिए क्या थी, एक डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने कहा कि आप कंसीडर कर लीजिए और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक दो इलेक्ट्रोड्स जस्ट लाइक जैसे कैथोड रेज को हमें जनरेट करना था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मान लीजिए कैथोड है, यहाँ पर मान लीजिए एनोड है और कैथोड और एनोड इनको हमें फर्दर ऑन कहाँ से कनेक्ट करवाना है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करवाना है। तो डिफरेंट टू वेज कीज़ यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा आपको लंबी चौड़ी अरेंजमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिसको नेगेटिव से कनेक्ट करना है वो हो जाएगा कैथोड और जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है वो हो जाएगा एनोड। ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो बड़ी छोटी सी और ये छोटी सी जो विंडो उन्होंने रखी, जो छोटी सी खिड़की उन्होंने रखी जहाँ से ताका झांकी की जा सके अंदर, वहाँ से एक्चुअली क्या होगा, यहाँ से लाइट जो है वो अंदर एंटर करके आएगी। अब जैसे इसको कनेक्ट उन्होंने करवाया तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर मैं कहूँ कि आपको एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट जो है उसके बारे में लिखना है तो आपको कंस्ट्रक्शन तो लिखनी ही पड़ेगी। उस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है क्या यूज़ किया उन्होंने, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। फिलिप लेनार्ड यूज्ड एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, वैक्यूम उसके अंदर क्रिएट करने की कोशिश। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा एयर, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो उसको वो ट्यूब, ये जो ग्लास की ट्यूब है जहाँ पर एक टर्मिनल इधर एक टर्मिनल इधर, इसको क्या कहा गया, इसको डिस्चार्ज ट्यूब का नेम दिया गया। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स थे, 2 electrodes were there, one was anode and another was cathode। आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देने होते हैं ये पॉइंट्स। द टर्मिनल विच वर कनेक्टेड, द इलेक्ट्रोड विच वॉज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज टर्म्ड एज कैथोड एंड द टर्मिनल विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज टर्म्ड एज एनोड। तो एनोड और कैथोड दो भाई, दो इलेक्ट्रोड्स जो कभी मिलेंगे नहीं एक दूसरे से, ये कंसीडर किए गए। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जो रखी विंडो, दिस वाज अ क्वार्ट्ज विंडो। आप यहाँ पर नंबर 3 पे नेम दे सकते हैं क्वार्ट्ज विंडो। एक ओपनिंग है इसके अंदर ताकि लाइट अंदर एंटर कर जाए और कोई चीज़ अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ना आ जा सके। सिर्फ लाइट को परमिशन है कि आप जाओ, बाकी कोई भी नहीं जाएगा अंदर। तो ये क्वार्ट्ज विंडो काम करती है टू लेट द लाइट और टू अलाउ द लाइट टू फॉल ऑन टू कैथोड। कैथोड के ऊपर लाइट फॉल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर इस साइड हम क्या लगाएंगे, एक एमीटर। सो एक माइक्रो एमीटर यहाँ पर यूज़ किया गया उस करंट को मेजर करने के लिए कि जो करंट जनरेट होगा। उसके अलावा हमने क्या लगाया, यहाँ आप लिख सकते हैं नंबर 4 पे, यू विल बी यूजिंग अ माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर यूज किया गया टू मेजर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड अ बैटरी वाज यूज टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि क्या होगा कि यहाँ से यूवी लाइट इस कैथोड के ऊपर फॉल होगी आके, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर तो निकाल देगी लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को चलाएगा और यहाँ तक सर्किट के अंदर करंट के लिए हमें पता है ऑर्गेनाइज फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स होना ज़रूरी है। अब उसको ऑर्गेनाइज फ्लो कौन देगा, बैटरी देगी। ये जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, बिकॉज ऑफ द पुश फ्रॉम दिस नेगेटिव टर्मिनल, इन बेचारों को धक्का लगेगा इधर को जाने, इधर से इनको अट्रैक्शन मिलेगी। यहाँ गाना गाया जा रहा होगा, आजा आजा आहा आजा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो हमारे पास माइक्रोमीटर के अंदर करंट रिकॉर्ड हो जाएगा। और क्या था कि इसके बाद लिनार्ड ने, फिलिप लिनार्ड ने, हेल्वश ने एंड हर्ट्ज ने, इन सब लोगों ने बार बार कभी इंटेंसिटी चेंज करी, कभी फ्रीक्वेंसी चेंज की और कभी यहाँ से बैटरी से पोटेंशियल को बार बार चेंज किया, इसको रिवर्स भी लगाने की कोशिश की। तो यहाँ पर रादर मुझे इसको इसकी बजाय बाद में कुछ इस तरीके से शो कर देना चाहिए कि यहाँ पर हमने एक जो बैटरी लगाई है, देखिए अभी तो जो सर्किटरी है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से कुछ ऐसे कई कनेक्शंस जो हैं वो हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे कि आप इसको चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं, इसको चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं। जो अभी मैंने आपको शो किया उसके अकॉर्डिंग कनेक्शंस यहाँ हैं कि नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे। आप इन इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहें कि आगे ट्रेवल ना करें तो इन्हीं वायर्स को आप उल्टा ज्वाइन करवा दीजिए। इस तरीके से ज्वाइन करवा देंगे तो रिवर्स कनेक्शंस हो जाएंगे। आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, आपने इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश की है कि जो मूवमेंट कर रहे हैं वो मूवमेंट ना करें, करंट जीरो हो जाए, उसको बोला जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि इसको वेरी किया जाए, पोलैरिटी को चेंज किया जाए, इंटेंसिटी
इंटेंसिटी को चेंज किया जाए, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाए, ये सब उन्होंने कर करके देखा और उसका क्या इफेक्ट हुआ अब हमें वो डिस्कस करना है। तो हमें देखना है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड वोल्टेज। इस डायग्राम को मैं नहीं इरेज करूँगी ताकि मुझे कुछ एक्सप्लेन करना पड़े तो मैं यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखिए 3 फैक्टर्स हैं, इंटेंसिटी, अप्लाइड वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी। इनको इन्होंने वेरी करवा के देखा कि इनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा था। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज जो हैं वो एमर्ज होके आएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस किस तरीके से करंट वेरी करता है, फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, वोल्टेज वेरी करती है, ये सब हमें डिस्कस करना है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी या इंटेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का नेम भी इनको दे दिया जाता है। दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज इंटेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए जो इंटेंसिटी है बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जैसे ही यहाँ पर फोटोन्स फॉल हो रहे हैं, मैंने नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब लाइट के जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जो हमने इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर जो कि ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर था जहाँ पर हमने बात की कि प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि लाइट जो है छोटे छोटे बंडल्स, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और उस छोटे से बंडल और छोटे से पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। तो वो फोटोन्स जब फॉल होते हैं तो अगर मैंने कहा कि मैंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी है, इट मीन्स आई हैव इंक्रीज नंबर ऑफ फोटोन्स। अब देखिए अगर मैं इंटेंसिटी के साथ छेड़खानी कर रही हूँ तो मैं फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड वोल्टेज को क्या रखूँगी, फिक्स। तो आपको यहाँ पर क्या कहना है कि इसी अरेंजमेंट के अंदर यहाँ से जो अप्लाइड वोल्टेज V जा रही है और जो यहाँ से लाइट की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि अगर आप विजिबल के साथ डील कर रहे हैं तो विजिबल ही आएगी, अगर आप UV के साथ डील कर रहे हैं तो UV ही आएगी, अगर आप IR के साथ डील कर रहे हैं, IR फॉल करवा रहे हैं तो वही आएगी, वो चेंज नहीं होगी। हाँ, उस विजिबल की मैं अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज कर रही हूँ। सो बाय कीपिंग अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट, बाय कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, वी गो ऑन वेरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स आर इंक्रीजिंग। If I am increasing intensity, that means number of photons are increasing, and we observed that photoelectric current was also increasing linearly with intensity। यानी कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करें फोटोइलेक्ट्रिक करंट का, PH करंट लिख देती हूँ इसको मैं शॉर्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का अगर आपको इंटेंसिटी के साथ ग्राफ प्लॉट करना है तो ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो का मतलब है एक भी फोटोन यहाँ पे फॉल नहीं हुआ। जब फोटोन ही फॉल नहीं हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन जो भैया हैं, बच्चे हैं, ये कहाँ से बाहर निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसके बाद ही वो चलेंगे। तो जीरो इंटेंसिटी मतलब नन ऑफ द फोटोन इज फॉलिंग, सो नो करंट विल बी ऑब्जर्व। इसका मतलब इंटेंसिटी जीरो पे करंट क्या हुआ, जीरो। अब हम ये मान के चलते हैं कि 1-to-1 इंटरेक्शन है, एक फोटोन करवाया बाहर, एक फोटोन फॉल करवाया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन, 3 फोटोन 3 इलेक्ट्रॉन, 4 फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक लीनियर रिलेशनशिप इनके अंदर है। सो ऑब्जर्वेशंस अगर मैं कहूँ इस कैरेक्टरिस्टिक्स की, ऑब्जर्वेशंस के अंदर अगर मैं कहूँ कि नंबर 1 पॉइंट में कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, the graph between intensity and photocurrent is a straight line graph. It means there is a linear variation between these two quantities. And another thing is कि देखिए जीरो से ही शुरू हो जाता है और एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, एक भी के बीच में मैं कहूँ कि पॉइंट का मिसमैच नहीं है। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट नो टाइम लैग बिटवीन फॉल ऑफ फोटोन एंड एमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। अब ये है कि अगर हम अप्लाइड वोल्टेज के साथ में यही सब कुछ करना चाहूँ देन व्हाट विल हैपन। तो अगला जो मेरा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक रहेगी दैट विल बी इफेक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज या वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम बोलेंगे, इफेक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज या फिर हम इसको क्या कह देते हैं, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी इसका नेम आ जाता है। अब हमें क्या करना है, अब नाउ वी विल कीप द इंटेंसिटी फिक्स, वी विल कीप द फ्रीक्वेंसी फिक्स। मतलब विजिबल है तो विजिबल ही रखूंगी, 10 फोटोन आ रहे हैं तो उनको 10 ही रखूंगी, लेकिन मैं यहाँ से अपनी बैटरी के साथ अब छेड़खानी करनी शुरू कर दूंगी। तो देखिए पहले तो जैसे ये कनेक्शन नेगेटिव और इधर से पॉजिटिव, मैंने रिवर्स लगाया हुआ है। पहले हम डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, पहले मैंने कोई कनेक्शन नहीं किया, इसका मतलब मेरा V क्या था, 0 था। तो
तो यहाँ देखिए मैं इसको रिवर्स कनेक्शंस भी मुझे देने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 0 शो करूँगी। V इस डायरेक्शन में इसको पॉजिटिवली बढ़ाना है, इस डायरेक्शन में इसको हमें नेगेटिव कनेक्शंस लेके नेगेटिवली बढ़ाना है। नाउ आई विल सी कि क्या होगा कि अगर पोटेंशियल 0 भी है तो भी हमारा माइक्रोमीटर रीडिंग दे रहा है। जादू, ये कैसे हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किसने करने हैं? लाइट ने। इसने तो सिर्फ ऑर्गेनाइज फ्लो देना है। तो पहले देखिए 0 है, कोई भी मैंने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ से ये जो लाइट थी, यूवी लाइट, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमर्ज किए, और जो इलेक्ट्रॉन्स एमर्ज होते हैं वो सब डिफरेंट स्पीड्स के होते हैं, किसी की स्पीड ज़्यादा, किसी की स्पीड कम। तो भैया जो ज़्यादा स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन है वो बड़े जोश से यहाँ पर पहुँच जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ से करंट रिकॉर्ड हो जाएगा, माइक्रोमीटर में रीडिंग आ जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल गया था। इसका मतलब क्या है कि बैटरी हो या ना हो, करंट ज़रूर होगा। तो यानी कि अगर हमारा पोटेंशियल 0 है, फिर भी ऑल्दो दैट मे बी स्मॉलर, कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ वैल्यू करंट की होगी। अब जब मैंने बैटरी को कनेक्ट करवा दिया यहाँ से, पॉजिटिव पोटेंशियल मैं इसको बोलूँगी कि नेगेटिव को कैथोड से, पॉजिटिव को एनोड से, तो ये इधर से इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर मैंने यहाँ से कहा कि मैंने 100 फोटॉन्स फॉल करवाए, तो जब तक 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स पहुँच नहीं जाते हमारी बैटरी काम करती रहेगी, यानी कि धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से करंट की इंक्रीमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएंगे तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही आपको लिखना है कि whenever there is no voltage applied, very small amount of current is flowing, because जो fast moving photoelectrons will reach to anode and they will cause photoelectric current. तो, लेकिन as you will go on increasing this potential in a positive direction, it will increase the photoelectric current and soon it will become constant. इसको हम क्या बोलेंगे? Saturation current. जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, the constant value attained is called of current is called saturation current। क्योंकि भाई जब 100 फोटॉन्स फॉल होके 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और 100 के 100 आपने पहुंचा दिए हैं, अब वो 100 के 100 बेचारे पहुंच गए हैं, उसके बाद आप धक्के कितने मारी जाएं, कितना मर्जी खींची जाए, भाई 100 ही रहेंगे वो, तो उससे ज़्यादा वो चेंज नहीं होंगे। तो करंट क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब मेरा दिमाग क्या काम करता है कि मैं इस बैटरी को रिवर्स कर दूँ। इफ़ आई अप्लाई इट इन रिवर्स वे में क्या होगा कि मैंने इस तरीके से इसको यहाँ से अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के इधर भागने की कोशिश करेंगे, ये जो टर्मिनल है, अब देखिए ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ये इसको वापस खींचेगा। अब ये कहेगा कि नहीं 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 नहीं, कहाँ जा रहा है, वापस आ, इधर आ, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब कितना पोटेंशियल मैं यहाँ से दूँ कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना पहुँचे और मेरे पास माइक्रोमीटर में रीडिंग आ जाए 0, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। The minimum value of negative potential which is applied to make the photo current 0, कि फोटो करंट 0 रिकॉर्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब क्या होगा कि करंट जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, ये जो करंट है, अब आपका पोटेंशियल इधर चलना शुरू हो गया, ये करंट घटते अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर V0, इस V0 को हम क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल पर आकर फोटो करंट क्या हो जाता है? बिल्कुल 0 हो जाता है। अब मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल है, तो कुछ इस टाइप की वेरिएशन भैया ऑब्जर्व की जा रही है। अब मेरा खुराफाती दिमाग क्या कहता है कि चलो मान लो मैं इंटेंसिटी बढ़ा देती हूँ, तो क्या हो जाएगा कि अगर मैंने 100 फोटॉन्स फॉल करवाया, मैं 150 फोटॉन्स फॉल करवा दूँ, तो क्या हो जाएगा? मुझे पता है जी करंट बढ़ेगा, लेकिन यही वेरिएशन सारी की सारी सेम रहेगी, क्योंकि अगर 150 फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, जब बिल्कुल ये 0 है, अब 150 फोटॉन्स फॉल होंगे तो नेचुरली उन 150 ने जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले वो भी ज़्यादा होंगे। अब मेरी बैटरी काम करे ना करे, उसकी एब्सेंस में भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुँचेंगे। हो सकता है फास्ट मूविंग 10 इलेक्ट्रॉन हो, पिछले में 5 थे, वो 10 पहुँचेंगे तो करंट ज़्यादा होगा, यानी कि इस 0 वोल्टेज पे जो करंट रिकॉर्ड किया जाएगा वो पिछली वैल्यू से हायर होगा। इसको मैं इंटेंसिटी 1 कह देती हूँ, यहाँ पर मैं लूँगी, इसके बाद इंटेंसिटी 2, उसके बाद जब मैं V को बढ़ाऊंगी, करंट बढ़ता ये भी अल्टीमेटली कांस्टेंट होगा जब 150 के 150 पहुँच जाएंगे। सो दिस विल बी इंटेंसिटी 2, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट की जो वैल्यू है वो तो बढ़ेगी, लेकिन वेरिएशन इन द ग्राफ विल रिमेन सेम। देखिए पहले बढ़ा, कांस्टेंट हो गया,
अब हमें अगर नेगेटिव में लगा दिया उसके बाद फिर से ये ऐसे घटता घटता जीरो जाएगा। एंड बड़ा जो मैजिकल थिंग यहाँ पे हुई, देखिए आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, वेरिएशन सही सेम रही, इंटेंसिटी यहाँ से भी कम की, वेरिएशन सेम रही, लेकिन जो ये V0 था दिस वाज रिकॉर्डेड सेम फॉर एवरी इंटेंसिटी। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट पे डिपेंड नहीं करता कि आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएं घटाएं, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई असर नहीं। तो इस ग्राफ के अंदर अब ऑब्जर्वेशंस देखिए, मेरी ऑब्जर्वेशंस क्या रहेंगी कि एज वी इंक्रीज पोटेंशियल फ्रॉम जीरो टू पॉजिटिव वैल्यू, करंट is increases from a finite value and becomes constant, and that constant current is termed as saturation current. If we decrease the potential, current will decrease at a particular value, current will become zero and we will call it stopping potential. इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज करने से जब पोटेंशियल जीरो हुआ तो करंट जीरो नहीं हुआ, क्योंकि हमारी बैटरी सिर्फ उनको कलेक्ट करने का काम कर रही है। कोई बिना बैटरी के भी बेचारा ज़्यादा एनर्जी वाला भागकर अपने इलेक्ट्रोड्स पे पहुंच सकता है, इसलिए जीरो पोटेंशियल पे करंट जीरो नहीं होता। उसको जीरो करने के लिए मुझे बैटरी को रिवर्स काम करवाना पड़ा, खींचना पड़ा जो फास्ट मूविंग थे उनको भी। तो कितना खींचना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर आप उसके बाद अगली ऑब्जर्वेशन नंबर 4 पे आप लिखेंगे कि इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज, वैल्यू ऑफ करंट इज इंक्रीज, बट बोथ द कर्व्स विल फॉलो द सेम ट्रेंड, सेम ट्रेंड फॉलो होगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल विल ऑल्सो रिमेन सेम। इट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कि आपने उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज कर दिए, उसके ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल का उसके ऊपर कोई असर नहीं है। तो ये था कहानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की। उसके बाद अगली मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी की बात होगी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने वोल्टेज चेंज करके देख ली, हमने करंट चेंज कर, हमने इंटेंसिटी चेंज करके देखी। नंबर 1 ही घूमी जा रहा है, यहाँ पे नंबर 2 होना चाहिए था। अब मैं नंबर 3 कर देती हूँ, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी नेम की जो क्वांटिटी है वो कहाँ पीछे रहेंगी, वो कहेंगी कि मैं भी हूँ भाई लाइन में, मुझे भी देखा जाए कि मेरा क्या इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा, इफेक्ट फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट करंट पे क्या हो रहा है हम ये देखें, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या हो रहा है हम ये देखें। क्योंकि हमने देखा कि इंटेंसिटी का तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई असर नहीं, कि आप चाहे 100 फोटोन्स फॉल करवाएं, 150 करवाएं, 200 करवाएं, 250 करवाएं, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था भाई। अब हम देखेंगे कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी विजिबल को हटा के, यूवी कहती है मैं ज़्यादा एनर्जी की हूँ, मुझे आने दे, मैं देखती हूँ कि मेरा क्या असर होता है। अब ये मुझे रोक पाएंगे उतनी एनर्जी से? नहीं, डेफिनेटली हमें पता है हमने एनर्जी बढ़ाई है, ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, उनको रोकने के लिए भी हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी करेगा। तो फ्रीक्वेंसी का असर हमें करंट पे देखना है और फ्रीक्वेंसी का असर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी देखना है। अब जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी जो है उसका असर मैं कहूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर नहीं है। करंट इन द सेंस कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर आ रहे हैं उसके ऊपर उसका असर नहीं है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे दो अलग अलग तरीके से अगर मैं बात करूं, हाँ इतना है कि ये देखिए ध्यान से, इस साइड फ्रीक्वेंसी न्यू ली, यहाँ हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया, तो देखिए ये जीरो। जब फ्रीक्वेंसी जीरो है मतलब यहाँ से फॉल होने वाली एनर्जी जीरो है, क्योंकि प्लैंक्स थ्योरी क्या कहती है कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। आपने इस न्यू को जीरो किया, एनर्जी जीरो हो गई। अब एनर्जी जीरो हो गई, हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किए थे एक टर्म वर्क फंक्शन, जो आइंस्टाइन भाई साहब कहेंगे आगे जाके कि मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी चाहिए उतनी देनी पड़ेगी भाई। अब उतनी है ही नहीं इसके पास, है ही जीरो, तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ही नहीं रह जाएगा कोई, इट विल बी जीरो। उसके बाद क्या है, जीरो 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 करते करते एक फ्रीक्वेंसी आएगी जिसके बाद लीनियर वेरिएशन होनी शुरू हो जाएगी। ये जो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है इसको कहा जाने लगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बाउंड्री, क्रिटिकल वैल्यू, जिसके नीचे कुछ और हो ऊपर कुछ और हो, वो बाउंड्री है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। और द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड बाय अ फोटोन टू कॉज एमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसी को अगर मैं थोड़ा और इलाबोरेट करके करने की कोशिश करूं कि मुझे तो करंट की फॉर्म में देखना है भाई, करंट की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी का क्या असर होता है, तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं जिसमें मुझे करंट और फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल तीनों ही मिल जाएं, इन तीनों की ही वेरिएशन मिल जाए। इस साइड में ले लेती हूँ उसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पर हम ले लेते हैं पोटेंशियल। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने कर्व को इरेज किया है, मुझे पता है कि उस कर्व की शेप कुछ ऐसी थी एट अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी। अब मैंने इंटेंसिटी चेंज नहीं की, ये मुझे पता है क्या है, सैचुरेशन
करंट है। अब मुझे चेंज करनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई मैंने इनकमिंग फोटोन की, कि पहले 5 जूल एनर्जी का फोटोन फॉल कर रहा था, अब 10 जूल का फॉल कर रहा है। अब 10 जूल वाला उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए तो 2 जूल एनर्जी ही चाहिए, तो 5 जूल वाले ने 2 जूल से तो उसको बाहर निकाल दिया, बाकी बची हुई 3 जूल उसको दे दी। 3 जूल उसको दे दी कि जा खर्च कर ले इसको, चला जा जहाँ जाना है। वो 3 जूल लेके चलने लग जाता है। अब अगर मैं 10 जूल वाला इलेक्ट्रॉन फॉल करवाऊंगी, 10 जूल वाले इलेक्ट्रॉन को तो बाहर आने के लिए फिर से 2 जूल ही चाहिए। अब बचेगी कितनी? 8 जूल एनर्जी बचेगी। अब वो इलेक्ट्रॉन 8 जूल एनर्जी लेके जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट ट्रेवल कर रहा है। अब उसको अगर मुझे ये बैक पोटेंशियल लगा के रोकना है तो मुझे यहाँ से भी पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करती हूँ, मान लीजिए पहली फ्रीक्वेंसी है ν1, इसके बाद मैं अगली फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करती हूँ, तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यहाँ पर जो दूसरा करंट है जिसको हम लीकेज करंट या ज़ीरो करंट बोलेंगे, ये भी बढ़ेगा। उसके बाद ये जाता जाता ग्राफ यहाँ पर मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव के अंदर बढ़ जाएगा। ये मान लीजिए V1 है, ये मान लीजिए V2 है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई ν3। इसी तरीके से मैं अगली फ्रीक्वेंसी लूँ ν3, सैचुरेशन करंट विल रिमेन सेम। यहाँ से देखिए ν3, ये हो गया हमारा V3 और ये होगी फ्रीक्वेंसी ν3 एंड सैचुरेशन करंट रिमेन सेम, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो 1 to 1 इंटरेक्शन है। 10 फोटॉन्स आए हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। उन 10 में से आपने पहले 2 पहुंचाए, फिर 6 पहुंचाए, इस तरीके से फिर 2 पहुंचा दिए, या आपने पहले 1 पहुंचाए, फिर आपने सारे के सारे 9 पहुंचा दिए, उस चीज़ पे असर पड़ेगा। लेकिन सैचुरेशन करंट की टोटल अमाउंट ऑफ जो करंट था, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंचेंगे यहाँ पर, दैट विल रिमेन सेम। तो ये वेरिएशन की अब हमें दिख रहा है कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाती गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव के अंदर इंक्रीज होता गया। मींस ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1, देन V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। तो ये जो कहानी थी, ये सारी कहानी किसकी थी? ऑब्जर्वेशंस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ लॉज हमें दे दिए गए जिनको कहा गया लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इन्हीं चीज़ों को, यही सारी ऑब्जर्वेशंस ही लॉज के रूप में हमारे सामने उभर कर आ गई। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब वो लॉज क्या थे? पहला लॉ था देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नेम दिया गया। पहले लॉ के अंदर बात की गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। मैं लिखूंगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए। द मिनिमम, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मेटल बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैन टेक प्लेस एंड अबाव विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल, एंड दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी देयर विल एग्जिस्ट अ वेवलेंथ मिनिमम। अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी। दैट मैक्सिमम वेवलेंथ इज टर्म्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नो मैटर हाउ लार्ज इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल अकर। एंड दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है, उसके अंदर बॉन्डिंग किस तरीके की है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो ये कहानी थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। दिस वाज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ के अंदर वही जो वेरिएशन अभी हमने करंट और इंटेंसिटी की ली, कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट वैरीज लीनियरली विद इंटेंसिटी। कि सेकंड के अंदर बात की कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली, इंटेंसिटी के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। जो पहला ग्राफ हमने बनाया करैक्टरिस्टिक्स के अंदर, वहाँ पर बड़े अच्छे से हम एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, यू नो इट वेरी वेल। थर्ड लॉ के अंदर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, द मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये भी हमने फ्रीक्वेंसी वाले केस के अंदर डिस्कस कर लिया। सो थर्ड लॉ के अंदर आपको क्या लिखना है? द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय एनी फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और I may say the kinetic energy of electron will depend on frequency of incident photon and not on intensity. Intensity के ऊपर इसका कोई भी, इंटेंसिटी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली जो है ये वेरी कर रहा है। और I may say the maximum velocity जो है या काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, इट विल बी वेरिंग लीनियरली विद frequency of photon।
इसके साथ लीनियर वेरिएशन इसकी है। अगले लॉ के अंदर क्या बात की गई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि आपने फोटोन फॉल करवाया तो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली उसमें से निकलकर बाहर आ गया। देयर वाज नो टाइम लैग, द टाइम गैप बिटवीन द फॉलिंग ऑफ फोटोन एंड एमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज लेस देन इवन 10⁻⁹ सेकेंड्स। नैनो सेकेंड से भी लेस टाइम उसके अंदर इंक्लूडेड था। तो ये हो गया अगला लॉ। उसके अगले लॉ के अंदर बात की गई कि द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं था। जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ आप इनको एज सच अपनी नोटबुक्स में लिखते रहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम सारी दे चुके हैं। नाउ अब तो हमें बस इनको फॉर्मुलेट करना है, सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, नथिंग एल्स। इसके आगे अगर मैं बात करूं स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने देखा इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज द नेक्स्ट लॉ। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये था अगला लॉ। उससे अगले लॉ के अंदर अगर मैं बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ एमिशन। ईच फोटो इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को सेम वेलोसिटी मिलेगी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एमर्ज विद डिफरेंट वेलोसिटीज, अलग अलग वेलोसिटीज से ये बाहर आएंगे, किसी की ज़्यादा, किसी की कम, किसी की कितनी, किसी की कितनी। सो दीज वर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब प्रॉब्लम क्या आई, इन लॉज को, इन एक्सप्लेनेशंस को क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो किस तरीके से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया, अब हमें वो डिस्कस करना है। सो फेलर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, इससे पहले कि मैं आइंस्टाइन का रोल, आइंस्टाइन की एमर्जेंस इसके अंदर डिस्कस करूं, मुझे क्लासिकल थ्योरी का फेलर यहाँ पर डिस्कस कर लेना चाहिए। सो फेलर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, कि क्लासिकल थ्योरी किस तरीके से फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। पहला पॉइंट जो इंटेंसिटी का है, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा लिख के टाइम को कंज्यूम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोलती जा रही हूँ, आप वीडियो को स्लो करके उसको नोट करते रहिए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब इंटेंसिटी के पॉइंट में देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी डिपेंड नहीं करती। अब दिस वाज द रीजन कि क्लासिकल थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन हुआ व्हाई लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी बट लो फ्रीक्वेंसी कैन नॉट कॉज एमिशन। क्योंकि अगर हम क्लासिकल थ्योरी के बेस पे चलें तो अगर किसी लाइट के पास क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती, तो आप फ्रीक्वेंसी कम हो ज़्यादा हो, हमेशा फोटोन्स बाहर आने चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो इन दिस वे एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी। मतलब इस पॉइंट के अंदर आप बात करें कि थ्रेशोल्ड का जो कॉन्सेप्ट था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल थ्योरी। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ इल्यूमिनेशन की, टाइम ऑफ इल्यूमिनेशन, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द रेडिएशन गिव एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ऑसिलेशंस, and this oscillating electron will come out of the atom, and as soon as it will overcome its binding energy with the atom, and I may say that this explanation or I may say this will consume a lot of time, क्योंकि क्या कहती है क्लासिकल थ्योरी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, फोटोन फॉल करवाया, वो उसको एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी से ऑसिलेट करेगा, फिर जब ऑसिलेशन करते करते जब उसको लगेगा कि बाइंडिंग एनर्जी खत्म हो गई है, वो निकल के बाहर आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स ये प्रोसेस कुछ टाइम कंज्यूम करेगा। इट मीन्स देयर मस्ट बी सम फाइनाइट टाइम लैग बिटवीन फॉल ऑफ प्रोटोन एंड एमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर भी क्लासिकल थ्योरी फेल होगी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो अगेन से पॉइंट आ जाता है इंटेंसिटी का, या मैं कहूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी को भी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है कि मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर एनर्जी, और मोर एनर्जी इट मीन्स मोर एनर्जेटिक फोटोन विल गिव मोर काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड मोर पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप सच ए इलेक्ट्रॉन। यानी कि इंटेंसिटी का असर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे होना चाहिए क्लासिकल के अकॉर्डिंग, बट हमने ग्राफ किया कि अलग अलग इंटेंसिटीज पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज सेम, कोई भी असर
नहीं था। तो ये पॉइंट यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस एट डिफरेंट इंटेंसिटीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल थ्योरी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो एनर्जी है, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज व्हाई दिस न्यू शुड नॉट अफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, डिपेंडेंस ऑफ फोटो करंट ऑन फ्रीक्वेंसी कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि क्लासिकल के अकॉर्डिंग इंटेंस फ्रीक्वेंसी का कोई असर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमने देखा कि उसका इफेक्ट होता है, तो ये एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं दे पाई। And I may say that energy gained by electron in photoelectric effect depends on effective area of the electron exposed to the light and the time for which surface is illuminated। ये ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने अभी बोले क्लासिकल थ्योरी के, which could not be matched according to the experimental results। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी क्वांटम की। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। उसके बाद एज़ यूजुअल और अपने एक नेचर की तरह आइंस्टाइन जो थे वो मैदान में कूद पड़े कि चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से इस इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो अब हमें देखनी है एक्सप्लेनेशन फ्रॉम आइंस्टाइन, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो देखिए कैसी बात है कि आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, लेकिन उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। और उनको नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला? इतने सारे बंदों के काम के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कि किस तरीके से आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। अब हमें डिस्कस करना है इस चीज़ को। अब देखिए कि इन 1905 आइंस्टाइन ने कुछ अजम्पशंस ली और उन अजम्पशंस के बेस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया। और वो अजम्पशंस कहाँ से आई? प्लैंक्स थ्योरी से आई। तो फर्स्ट अजम्पशन इन 1905 आइंस्टाइन अज्यूम दैट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ small bundles or packets of energy and energy of one photon is h nu, जो कि प्लैंक्स थ्योरी का पोस्टुलेट था, वही आइंस्टाइन ने कंसीडर किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि these photons are absorbed by electrons in the metal। सेकेंड में उन्होंने कहा कि these photons are absorbed by metal, absorbed by electrons in metal, कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद जो थ्योरी थी आइंस्टाइन की, जो थ्योरी थी, ये अजम्पशंस हो गई। अजम्पशंस लिखेंगे इनको आप, अजम्पशंस के बाद आप लिखेंगे थ्योरी। तो जो थ्योरी थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन के फॉल होने के फोटोन के फॉल होने के बाद इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का प्रोसीजर है, दिस मैकेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 2 steps। And he said that when a photon of h nu energy will fall on the metal surface, number one, its energy is consumed in 2 ways. Number one, few part of this energy will be consumed to overcome the binding energy of electron with its atom। उस एनर्जी को क्या कहा गया? वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, कि मिनिमम बॉन्डिंग, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर लेंगे तो एक सरफेस पे बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर है, आपको मिनिमम उतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को हमने कहा वर्क फंक्शन। तो वो वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में यूज हो जाती है, और बाकी बची हुई एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को चलाने में काम आती है। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको 2 जूल एनर्जी चाहिए, और हमने क्या किया? हमने 10 जूल एनर्जी का फोटोन फॉल करवा दिया। अब ये जो फोटोन की एनर्जी है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। 2 जूल एनर्जी लेके तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब बाहर आ जाएंगे, और बाकी 8 जूल भी फोटोन तो गया, फोटोन तो एब्जॉर्ब हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के पास बची हुई 8 जूल है, 8 जूल भी हमने उसको दान दे दी कि जा भैया ले जा, तो उस 8 जूल के साथ वो चलना शुरू कर देता है। यानी कि बाकी बची हुई एनर्जी जो है दैट गिव्स काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि फ्यू पार्ट इज कंज्यूम्ड टू ओवरकम बाइंडिंग एनर्जी एंड अदर पार्ट appears as kinetic energy of outgoing electron, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में जो दूसरा पोर्शन है वो हमें मिल जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं h न्यू एनर्जी मैंने फॉल करवाई, दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये आगे जाके क्या क्या काम करेगी?
इट विल लिबरेट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर देनी पड़ेगी, वो वर्क फंक्शन वाली एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और बाकी बची हुई एनर्जी कहाँ चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर ये पार्ट जो बाहर आने के लिए चाहिए और प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों मिलके हमें क्या देते हैं, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि दिस एच न्यू इज लेस देन दिस ओमेगा नॉट, अगर ये इससे कम हो गया, यहाँ से देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, एच न्यू, टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ये इसके इक्वल हो गया। अब देखिए अगर ये एच न्यू जो है इट इज लेस देन डब्ल्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होती है काइनेटिक एनर्जी, मास इज पॉजिटिव और ये स्क्वायर है विच कैन नेवर बी नेगेटिव। अब काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव आ गई इट मीन्स ये प्रोसेस होगा ही नहीं। तो अगर एनर्जी लेस देन फंक्शन है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी कम है, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस। ये किसने कहा, आइंस्टाइन ने। अब देखिए अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, एग्जैक्टली सारी की सारी एनर्जी ओवरकम करने में निकल जाए, तो काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि इफ एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट देन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस फ्रीक्वेंसी को मैं कह देती हूँ एच न्यू नॉट, कह देती हूँ एनर्जी को, एंड न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दिस इज टर्म्ड एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चाहे आप इसको कह दीजिए चाहे आप उसको कह दीजिए, इसको बोला जाता है आइंस्टाइन की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बेस पे आइंस्टाइन ने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सारे एक्सप्लेन किए। भाई इतना छोटा काम नहीं था, इसीलिए तो उनको नोबेल प्राइज मिला। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन्स इक्वेशन। इक्वेशंस मैं लिखी रहने देती हूँ। तो एक्सप्लेनेशन जो आइंस्टाइन ने दी, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एज गिवन बाय आइंस्टाइन। तो देखिए आइंस्टाइन ने क्या कहा, पहला लो यहीं पर ही डिस्कस हो गया कि अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, इट मीन्स प्रोसेस विल नॉट अकर। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, विच इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। सिंस वन फोटोन एमिट्स वन इलेक्ट्रॉन्स, सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये पॉइंट भी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर एक फोटोन बाहर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दूसरा आएगा तो दूसरा, तीसरा आएगा तो तीसरा, उतनी इक्वेशंस बन जाएंगी। सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगली बात उन्होंने कही कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। हमें दिख रहा है, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी एच न्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, कि उसके ऊपर डिपेंड, जितनी ज़्यादा एनर्जी का फोटोन देंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और आई में से According to Einstein, photoelectric emission is due to collision between photon and electron. अब collision तो बहुत momentarily process होता है, बड़ी जल्दी हो जाता है, इसलिए से उन्होंने ये भी कहा कि it is instantaneous process। तो instantaneous nature भी उन्होंने explain कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि photon की emergence is due to the collision between electron and photon and collision is instantaneous process। तो ये भी explain हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, वो बातें भी यहाँ पर एक्सप्लेन होगी। क्लियर कट ये इक्वेशन ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन करती जा रही है। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड, number of photons falling on the cathode will increase and current will increase। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर हमने कह दिया। तो इस तरीके से आइंस्टाइन ने इन सारे जो कॉन्सेप्ट थे उनको एक्सप्लेन कर दिया एक झटके के अंदर और नोबेल प्राइज़ अपनी झोली में डाल लिया। अब अगर मैं कहूँ कि हमें चाहिए कि हम आप लोग को डिटर्मिनेशन चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट की और वर्क फंक्शन की फ्रॉम आइंस्टाइन्स इक्वेशन, तो वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें पता है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना ही ज़्यादा होगा। हम पीछे डिस्कस करके उसको आ चुके हैं। मीन्स आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट के इक्वल है, हमें पता है। अब जो काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर की। अगर मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया है तो अब ये वाली वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर की अगर मैं यहाँ पुट करवा दूँ तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट।
तो यहाँ से ये वी नॉट किसके इक्वल हो गया, एच अपॉन ई न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। यानी कि अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, आप इसको कंपेयर कीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y एक्सिस पे v नॉट लेना है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और x एक्सिस पे हमें लेना है न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट। तो देखिए कुछ इस तरीके का ग्राफ आना चाहिए, हमने पीछे भी वेरिएशन की है, इसी टाइप की आती है। और ये जो c है दिस इज इंटरसेप्ट और नेगेटिव है, दिस इज w नॉट अपॉन ई। अगर आप इस कर्व की स्लोप कैलकुलेट करें तो वो स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी, h अपॉन ई के। एम एक्स ये m स्लोप होती है, ये c इंटरसेप्ट होता है अलॉन्ग y एक्सिस, नेगेटिव में है तो w नॉट अपॉन ई इंटरसेप्ट हो गया और स्लोप हो जाएगी h अपॉन ई। आप इस कर्व की स्लोप कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए और e से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। और चाहे तो इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन। तो जो ये कर्व है ये हमें हेल्प करती है किसी भी मटेरियल का वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने में एज वेल एज प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने में। समटाइम्स आपको पूछ लिया जाता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल भी कहा जाता है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वेवलेंथ की फॉर्म में करना है या किसी भी, ये भी अभी मैंने लिखा यहाँ पर देखिए इसी ई वी नॉट को अभी हमने लिखा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आ गई रिलेशनशिप। आप चाहें तो इसको वेवलेंथ की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट ई वी नॉट। इंसिडेंट वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, किसी की टर्म में भी आप इन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि भैया ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप फटाफट फटाफट नोट करते जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, मैं लिखने लगूंगी, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। मेरा मकसद यहाँ पर बड़े बड़े लेक्चर्स डाल के आपको 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ बिठाने का नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड आपके नोट्स रेडीमेड तैयार हो जाएँ, तो जैसे मैं बोलती जाऊँगी। सो एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो देखिए ऑटोमेटिक फायर अलार्म्स के अंदर इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमेटिक फायर अलार्म्स, इट इज़ यूज्ड इन बर्गलर अलार्म्स, इट इज़ यूज्ड इन टेलीविजन ट्रांसमिशन, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा फिल्म्स, टू मेजर थिकनेस ऑफ पेपर इन पेपर इंडस्ट्रीज। और नंबर 6 पे अगर मैं बात करूँ टू लोकेट द फ्लॉज इन द मटेरियल्स, होल्स इन द फिनिश्ड गुड्स, इन सबको लोकेट करने के लिए भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ करते हैं। इन एस्ट्रोनॉमी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज्ड। ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और स्विच ऑन होने वाली जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ फर्नेसेज वी यूज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोमेट्री के अंदर वी यूज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड ब्यूटी मीटर्स, ओहो सुनते ही चेहरे पे खिलखिलाहट आ गई होगी, सबके मुस्कुराहट आ गई होगी। ब्यूटी मीटर क्या होता है, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन, वहाँ पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ किया जाता है। एंड लाइट मीटर्स इन सिनेमाज एंड सिनेमा इंडस्ट्री टू ट्रैक लाइट, टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज्ड। एंड फोटो इलेक्ट्रिक सॉर्टिंग के अंदर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। फोटो काउंटिंग के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। मटीरियोलॉजी के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक, एस्ट्रोलॉजी नहीं सॉरी एस्ट्रोनॉमी के अंदर एंड मटीरियोलॉजी के अंदर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब इससे आगे कहानी क्वांटम मैकेनिक्स की क्या मोड़ लेती है वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।